Okay, starting with revision of chapter number 1 of your Indian economic development, that is Indian economy on the eve of independence. Okay. अब इस पूरे चैप्टर में अपने को अलग अलग एस्पेक्ट देके रखे थे किस चीज के, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिली उसका एग्रीकल्चर कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, इंडस्ट्रीज कैसी थी, फॉरेन ट्रेड कैसा था। मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हुए हैं। Am I clear? ठीक है। अब इवेंचुअली चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किससे डील कर रहा है, दैट इज डीलिंग विथ इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक, और उसके बाद 1991 एलपीजी पॉलिसी के बाद की इकोनॉमी। यानी कि जो पहले 3 चैप्टर्स हैं बट आर मोर हिस्ट्री कि हमारी इकोनॉमी कैसी रही है। इमीडिएटली जब हमको इंडिपेंडेंस मिला उसके पहले क्या कंडीशंस थी, जब हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस मिली व्हाट वर द कंडीशंस। ओके, तो बिफोर मूविंग टू दैट सिचुएशन, सबसे पहले तुम मुझे बताओ हमारी इकोनॉमी कैसी थी जब ब्रिटिश रूल नहीं था। वी वर अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, वी वर अ पॉपुलस इकोनॉमी जिसकी खूब सारी पॉपुलेशन थी। वी वर रिच इन व्हाट, एग्रीकल्चर, एंड वी वर गुड इन विच काइंड ऑफ इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथ से बनी हुई आइटम के लिए हम जाने जाते थे। ओके, लेकिन फिर ब्रिटिश के साथ हमारा पहला जो फाइट हुआ दैट वाज इन विच ईयर, 1757। We fought which battle? Battle of Plassey, and that was the entry of British in our country. ठीक है, हमने जैसे ये बैटल लूज किया उसके बाद क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन खराब ही होती चली गई। ओके, हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्यों खराब होने लग गई थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया था। क्या बना दिया था, व्हाट इज अ कॉलोनियल इकोनॉमी, व्हाट इज अ कॉलोनियल इकोनॉमी। बेटा एक रूलिंग कंट्री होती है और दूसरी केवल उसकी कॉलोनी बन के रहती है। मतलब मैं मेरी कंट्री में मेरे लिए डिसीजन नहीं लूंगी, रूलिंग गवर्नमेंट मेरे लिए डिसीजन लेगी, जस्ट अ कॉलोनी। यानी कि अपनी कंट्री को केवल एक फीडर कंट्री बना दिया था जो ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स जो बोलेंगे बेसिकली वो पूरा करेंगे। Am I clear? So we were made a which kind of economy? We were made a feeder economy. हमारी कंट्री को कॉलोनियल रूल के अंडर रखा गया था ऑलमोस्ट फॉर 200 इयर्स। ओके, ये वाला ड्यूरेशन इतना खराब क्यों रहा, इतना खराब क्यों रहा, क्योंकि क्या हमारी कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ भी हुआ नहीं। हमारी कंट्री किसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है बेटे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट होता है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्या कुछ भी किया गया बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, so there was no effort made by Britishers in calculation of national income. बेटा हमारी कंट्री में तो स्टैटिस्टिक्स ही कैलकुलेट नहीं हो रहा था, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम निकालने की भी जरूरत नहीं करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो किसने एस्टिमेट्स निकाले, डॉक्टर राव के एस्टिमेट सबसे अच्छे माने गए फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। भाई नौरोजी, विद्यार्थी राव, इन सब ने कोशिश करी कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की निकाली जाए। बताओ पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री की उस वक्त कितनी आई बेटा, पर कैपिटा इनकम, per capita income was growing at the rate of less than 0.5%. Pathetic. National income was growing at the rate of less than 2%. 2% के रेट से नेशनल इनकम ग्रो कर रही थी और पर कैपिटा इनकम लेस देन 0.5% के ग्रोथ से बढ़ रही थी। ठीक है, मतलब आज हम 6% 5% पे भी रोते हैं, उस वक्त 2% के रेट से लेस देन 2% के रेट से नेशनल इनकम ग्रो कर रही थी। और ये भी ब्रिटिशर्स ने कैलकुलेट नहीं किया, गवर्नमेंट का काम होता है करना, वो भी उन लोगों ने नहीं किया, फिर किसने किया, हमारे कंट्री के इकोनॉमिस्ट ने। ठीक है, डॉक्टर राव के एस्टिमेट सबसे क्लोजेस्ट बोले जाते हैं, सबसे अच्छे बोले जाते हैं।
अब उसके बाद हम आते हैं एक एक चीज को कवर करते हुए। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन हो गया था। बेटा सबसे पॉपुलर पॉइंट हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम चल रहा था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे पॉपुलरली बोला जाता है कौन सा सिस्टम? जमींदारी सिस्टम। हमारे सीक्वेंस में दैट इज फोर्थ पॉइंट। ओके, जमींदारी सिस्टम, कुछ एरियाज में इसी को रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया, कुछ एरियाज में इसी को महलवाड़ी सिस्टम कहा गया। क्या था ये सिस्टम? हमारे फार्मर्स के पास क्या खुद की लैंड थी? नहीं, तो ये किससे उधार लेते थे? जमींदार से। जमींदार यूज टू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फार्मर, ठीक है। अब ये जो उधार पे लैंड लेके रखी है जिसपे फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मर के पास तो रेंट चुकाने का भी पैसा नहीं है, तो वो लगान के तौर पे क्या देता था? अपने ही क्रॉप्स का हिस्सा जमींदार को दे देता था जब वो क्रॉप्स उगाई जाती थी। क्या मेजोरिटी क्रॉप ले जाता था जमींदार? हाँ, मेजोरिटी क्रॉप्स वर टेकन बाय जमींदार एंड दैट इज व्हाई किसके पास ज्यादा पैसा बचता ही नहीं था? फार्मर के पास ज्यादा आउटपुट भी नहीं बचता था, ज्यादा पैसा भी नहीं बचता था। जमींदार उसी लगान का एक हिस्सा किसे देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदार वाज ऑलवेज इन अ विन विन सिचुएशन, लेकिन नुकसान में कौन रहता था हमेशा? लैंडलेस फार्मर। दिस वाज द एक्सप्लॉइटेटिव जमींदारी सिस्टम। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीक्वेंस में, इट इज द लास्ट पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया गया था। फार्मर पहले फूड क्रॉप उगाता था, उसको क्या फोर्स किया गया? कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए फोर्स किया, तो दिक्कत क्या है? उगाने दो ना। कैश क्रॉप का तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट में मार्केट होता है, एक्सपोर्ट मार्केट अवेलेबल है। बेटा कैश क्रॉप्स किसके भले के लिए उगाई जा रही थी? इंडिगो, जूट, कॉटन, किसकी इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही थी यार? ब्रिटेन की इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हमसे ही आ रहा था, और वो बेसिकली रॉ मटेरियल देने का काम कर रहे थे। समय क्लियर? तो अल्टीमेटली कैश क्रॉप जितनी भी उगती थी ये मेनली थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज। ओके, तो इनको इतना फायदा नहीं होता था? नहीं। क्यों नहीं होता था? क्योंकि अगर कैश क्रॉप ज्यादा उगा रहे हैं तो फूड क्रॉप कम उगा रहे हैं। अगर फूड क्रॉप कम है तो फूड क्रॉप उतनी महंगी हो गई है मार्केट में, और ये फार्मर जो कैश क्रॉप उगा रहा है उसको फूड क्रॉप अब मार्केट से खरीदनी पड़ रही है। अगर राइट। और उसके अलावा दिस ड्यूरेशन इज नोन फॉर खूब ज्यादा ड्रॉट्स एंड फेमाइन्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में भूखमरी हुई है इस ड्यूरेशन में। क्यों? क्योंकि फूड क्रॉप सफिशिएंट नहीं रही। हमारे क्लियर? हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए भी फूड क्रॉप सफिशिएंट नहीं थी। दीज वर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब उसके अलावा जो तुम्हें पॉइंट्स देके रखे हैं दैट इज लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन भी कम था और प्रोडक्टिविटी भी कम थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्शन मतलब टोटल आउटपुट, है ना, वो तो कम था ही, और प्रोडक्टिविटी कम थी मतलब पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, जितनी आपके पास लैंड है उसके अगेंस्ट आप कितना आउटपुट बना पाते हो वो बहुत ही कम निकलता था। क्यों कम होता था? क्योंकि क्या ब्रिटिशर्स ने कोई भी पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया हमारी कंट्री की स्थिति सुधारने के लिए या एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए? तो आज की तारीख में फार्मर्स को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोन के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या उस वक्त ब्रिटिशर्स ने एफर्ट किए थे? नहीं। हमारी कंट्री की स्थिति सुधारने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए गए। तो दैट गिव्स यू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर वाज नो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। देयर वाज नो मॉडर्नाइजेशन इन द नेशन। उसके अलावा फार्मिंग कैसी थी यार? सबसिस्टेंस फार्मिंग से तुम क्या समझते हो? केवल सर्वाइवल के लिए फार्मिंग हो रही थी। जैसे जैसे फार्मर अपनी फैमिली का सर्वाइवल कर रहे उसके लिए फार्मिंग होती थी। इट नेवर हैड अ बिजनेस या कमर्शियल आउटलुक, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता था। ओके, एंड लास्टली कैसी लैंड होल्डिंग्स थी? स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ योर सीक्वेंस। ओके, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का क्या मतलब है? छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी। कैसी? छोटी छोटी। तो मुझे बताओ, एक बड़ा लैंड
उतना ज्यादा अच्छा सा आउटपुट निकलेगा या छोटे लैंड पे? बड़े लैंड को मैनेज करना इजी होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा आउटपुट निकलता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज की जा सकती है। लेकिन हर फार्मर के पास कैसी लैंड होल्डिंग्स थी? छोटी लैंड होल्डिंग्स। दैट इज वाई कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था कि प्रोडक्टिविटी कम। Am I clear? ठीक है। What were the 6 points? Repeat. क्या points है? Land settlement system और commercialization और low production and productivity, right? Subsistence farming. कैसी land holding? Small land holdings. And what next? There was lack of या scarcity of investment. ठीक है? Coming on to next. इंडस्ट्री का हाल कैसा था यार? इंडस्ट्री भी बहुत ही बुरे हाल में थी। There was a systematic decline of handicraft industry. जैसा बोला जाता है two-fold motive of the British government. Okay. हमारी कं- हमारी कंट्री किसके लिए जानी जाती थी? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इट वाज नोन फॉर हाथ से बनी हुई चीजें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका सिस्टमैटिकली डिक्लाइन कैसे किया? वी वर merely made what? Exporter of what? Raw material and importer of what? Finished good. हम ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए उनको सारा रॉ मटेरियल देते थे, जैसे कि जूट, कॉटन, इंडिगो, व्हाटएवर दे नीड। ओके, वी वर प्रोवाइडिंग देम विद द रॉ मटेरियल। कोई गुड प्रोसेस होके ब्रिटेन से हमारी कंट्री में आ जाता था इन द फॉर्म ऑफ फाइनल फिनिश गुड्स। ठीक है, तो हम सस्ते में रॉ मटेरियल बेचते और महंगे महंगे गुड्स इंपोर्ट करते थे। ठीक है, अब ये पूरी पॉलिसी कैसे चली? आपकी इंडस्ट्री को डिक्लाइन कैसे किया गया? क्या एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट पे, एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट पे टैक्स था, टैरिफ था? अरे बेटा, हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पे क्या टैरिफ था? हाँ। अरे इसी को तो वो लोग डुबाना चाहते थे, तो इस पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया। लेकिन लेकिन अगर हमारी कंट्री इंपोर्ट कर रही है ब्रिटेन से फिनिश गुड, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड पे कोई टैरिफ था क्या? नहीं। आप आराम से इंपोर्ट करो। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड पे कोई टैरिफ नहीं था। और इनफैक्ट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे भी टैरिफ था क्या? नहीं। आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड इंपोर्ट कर रहे हो, तो इस पे कोई ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा, टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट, तो इसमें खूब सारा टैक्स लगेगा। दैट इज हाउ सिस्टमैटिकली ब्रिटिशर्स डिक्लाइंड आवर इंडस्ट्रीज। ओके, जल्दी हमारी इंडस्ट्रीज को, जो हाथ से बनी हुई चीजें होती है, वो कंपैरेटिवली महंगी होती है। दे स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड इंपोर्टेड ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, मशीन मेड गुड्स कंपैरेटिवली महंगे थे या सस्ते थे? सस्ते थे। वहां बल्क प्रोडक्शन हो रहा था, तो डेफिनेटली वो सस्ते थे। और इसकी वजह से क्या हमारी कंट्री में इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा था? हाँ, हमारी कंट्री का इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा था। देखो, सबसे पहला पॉइंट तुम्हें देखे रखा है, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन के मोड पे चला गया। सेकेंडली, यू आर गिवन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दो एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिले। सबसे पहली चीज, जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आर्टिसंस काम कर रहे थे, उनको जॉब गया, अनएम्प्लॉयड हुए वो। फाइनली उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा यार, एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स उगाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था गवर्नमेंट ने। सेकेंडली, क्योंकि अब ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी डाउनफॉल पे जा चुकी है, तो आपका इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बढ़ते ही जा रहा है। Am I clear? These were the two adverse impacts. बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा था? करोड़। What was the level of investment? कम या ज्यादा? बेटा, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। फिर से इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था बाय दी गवर्नमेंट। उसके अलावा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के नाम से देके रखा है वो पॉइंट। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी भी हमारी कंट्री में? व्हाट आर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज? कैपिटल गुड क्या होती है? जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब प्लांट एंड मशीन की इंडस्ट्री। क्या प्लांट एंड मशीन की इंडस्ट्री थी? नहीं थी। ओके, बेटा, कंज्यूमर गुड की ढंग से नहीं थी। प्लांट एंड मशीन की इंडस्ट्री होना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। ओके, सो कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्री भी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी।
स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम से वो पॉइंट देके रखा है। उसके अलावा कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो थी ही नहीं, दैट इज द थर्ड पॉइंट इन योर सीक्वेंस। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यार हमारी कंट्री में मैक्सिमम जनता उस वक्त एग्रीकल्चर ही कर रही थी, तो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट निल था इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उसमें थोड़ी 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 इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई थी, जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टार्टेड डेवलपिंग ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर डिमांड आ रही थी। ठीक है, इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई में आता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्टैब्लिश हुई? 1907। इसको कब स्टैब्लिश हुई थी? 1907। याद रखना, फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, उसके अलावा जूट मिल्स कहाँ है? बंगाल में थी उस वक्त। और कॉटन मिल्स कहाँ है? महाराष्ट्र एंड गुजरात में। बेटा स्टिल स्टिल यू शुड रिमेम्बर, टेक्सटाइल हब है गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, सूरत, मुंबई, दे आर नोन फॉर इट। तो कॉटन मिल्स वहां पे थी उस वक्त भी, और जूट मिल्स ऑफ कोर्स आर इन बंगाल। एम आई क्लियर? ठीक है, पक्का? इंडस्ट्रीज का स्टेट क्लियर है? बोलो वापस, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज? बताओ, कॉटन मिल कहाँ थी? स्ट्रैंड गुजरात, मिल बंगाल। 1907 में क्या स्टैब्लिश? डिस्को का फुल फॉर्म बोलो। कंपनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई थी। इसकी पेपर, शुगर, ये सारी मिल स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। ये था स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्या कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी? नहीं, नहीं थी। फिर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या हुआ था? डिक्लाइन पे आ गई थी। तो एडवर्स इम्पैक्ट क्या था इसकी वजह से? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और क्या बढ़ा? ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था क्या? देयर वाज वेरी पुअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। व्हाट एल्स? लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का रोल कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। ओके, कमिंग ऑन टू स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बताओ यार, हमारा मेन ट्रेड ही कौन सी कंट्री के साथ हो रहा था? ब्रिटेन। मैक्सिमम ट्रेड, देयर वाज अ मोनोपोली ट्रेड विथ विच कंट्री? इट वाज ब्रिटेन। हमारा मोनोपोली ट्रेड चल रहा था मेनली विद ब्रिटेन। ओके, 75 to 80% ट्रेड वाज विद ब्रिटेन। छोटा मोटा ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ चल रहा था। वी वर मेड व्हाट? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ किसका एक्सपोर्ट करते थे तो? जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि जूट, कॉटन, सिल्क, और बाकी का इंपोर्ट कर लेते थे। सिल्क के कपड़े, कॉटन के कपड़े, राइट, जूट बैग्स, यू ऑल यूज टू इम्पोर्ट इट। ठीक है, मतलब आर कंट्री पीपल यूज टू इम्पोर्ट इट। बताओ, उसके बाद भी वी जनरेटेड एक्सपोर्ट सरप्लस। क्या जनरेट किया हमने? व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस? करेक्ट। बेटा थर्ड पॉइंट जो है ना, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसमें ये एक्सप्लेनेशन लिखना है कि हमारी कंट्री इतने सब के बावजूद भी एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट करती थी। एक्सपोर्ट सरप्लस यानी क्या? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कई गुना ज्यादा होता था इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। बेटा बहुत डेडली सिचुएशन है ये, मतलब आपकी कंट्री से कितना ज्यादा रॉ मटेरियल बाहर भेजा जाता था, उसके बदले में कितने कम फिनिश गुड लाए जाते थे। ठीक है, तो क्या ये पैसा जो एक्स्ट्रा बच जाता था, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ? क्या इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कभी भी यूज किया ब्रिटेन ने? नहीं यूज किया। तो क्या किया इससे ब्रिटेन ने? ब्रिटेन ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया, और वॉर फाइट कर रही थी ब्रिटेन अलग अलग जगह, उसके लिए यूज किया गया ये पैसा। Am I clear? ठीक है, इट वॉज नॉट यूज फॉर आर बेनिफिट एटलीस्ट। रिपीट करो, क्या है ये? सबसे पहला बोलो क्या? वी वर मेड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। फॉरेन ट्रेड में वी वर मेड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ व्हाट? मोनोपोली ट्रेड किसके साथ चल रहा था? ब्रिटेन के साथ। और इसके बावजूद हम क्या जनरेट कर रहे थे? एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हो रहा था, लेकिन क्या वो हमारे भले के लिए यूज हुआ? ये पूरा बिल तो खराब कर दिया इनने। कैसे खराब किया?
और में पैसा यूज करके और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। Am I clear with this? This was the third state. चौथे पे आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। What do you mean by demography? बेटा डेमोग्राफी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब अगर इंदौर की डेमोग्राफी की बात करें, इंडिया के डेमोग्राफी की बात करें, इंडिया के, तो हाउ विल यू डिफाइन इट? बर्थ रेट ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना। यहाँ पे लिटरेसी कैसी है? कम है अभी भी। ओके, नॉट मच पीपल आर लिटरेट इन इंडिया। ओके, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है? लो और मीडियम, ठीक है। मतलब ओवरऑल तुम सिचुएशन देखोगे तो डेमोग्राफिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन के बारे में अगर डिस्क्राइब किया जाता है तो वो कहलाता है डेमोग्राफी। ओके, अब बताओ, डेमोग्राफिक कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। जो हमारी कंट्री का पहला सेंसस कब कंडक्ट हुआ? फर्स्ट सेंसस ऑफ आवर कंट्री। क्या होता है सेंसस? जनगणना। जनगणना हमारी कंट्री की पहली कब थी? 1881 में कंडक्ट हुई थी, ठीक है। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड पीपल, ठीक है, पर थाउजेंड पीपल। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन पर थाउजेंड, राइट। और डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पीपल। हर हजार लोगों में कितने लोग बर्थ ले रहे हैं और कितने लोगों का डेथ हो रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। ओके, नाउ लिसन, उस वक्त बर्थ रेट कितना था? 48 पर थाउजेंड। हर हजार लोगों में 48 लोगों का बर्थ हो रहा था। और डेथ रेट कितना था? 40 पर थाउजेंड। हर हजार लोगों में 40 लोगों की डेथ हो रही थी। अरे राइट, दिस वाज वेरी हाई। बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई वाज बर्थ रेट दैट हाई? क्योंकि एजुकेशन नहीं थी और लोगों को ये नहीं समझता था कि मोर नंबर ऑफ पीपल डजंट मीन मोर नंबर ऑफ वर्किंग हैंड्स, ठीक है। और डेथ रेट ज्यादा क्यों था? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। ओके, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, ये इसका लास्ट पॉइंट देके रखा है तुम्हें। ये 6 पॉइंट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन। ओके, फिर बताओ नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से क्या समझते हो? इन्फेंट कौन होता है? चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से कम की एज के बच्चों का डेथ। हर हजार बच्चों में, हर हजार बर्थ में कितने बच्चे 1 साल से कम वाली एज के मर जाते हैं? दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज हाई एज 218 पर थाउजेंड। कितना था ये? 218 पर थाउजेंड वॉज दी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस टाइम पे। आज की तारीख में कितना हो गया है? मैंने इसमें डेटा चेंज करवाया था, 25 पर थाउजेंड। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इट इज 25 पर थाउजेंड, ठीक है। नेक्स्टली, तीसरा, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। कितनी? 32 साल। क्या होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल कितने साल जिएगा? तो इट वाज एज लो एज 32 इयर्स। आज की तारीख में कितनी है? इट इज 69 इयर्स। एम आई क्लियर? ऑन एन एवरेज अ पर्सन लिव्स टिल 69 इयर्स। पहले थी केवल 32 इयर्स। ओके, नेक्स्ट, लिटरेसी रेट कितना था? केवल 16%। 16%। और फीमेल्स में केवल कितना? 7%। नाउ इट इज मोर देन 70% इन आवर कंट्री। एम आई क्लियर? ठीक है, 70 बेटा, ठीक है, 17 नहीं बोला मैंने, 70, ठीक है। लास्टली, वी वर सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी। यार इतनी गरीब कंट्री मतलब छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स। मैक्सिमम जनता was below poverty line. Hardly 10 to 15% were okay. लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन was below poverty line in this country. Am I clear? जो अपनी नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। Am I clear? Looking at the situation, we have come a long way, ठीक है।
अगर इतनी जनता पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ पाई है, हम लेटेस्ट टेक्निक्स ला पाए हैं, तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट स्टिल वी हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, नाउ लिसन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फेज किसे बोला जाता है? 1921। बेटा 1921 इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों बोला जाता है? 1921 से पहले, 1921 से पहले क्या था? हाँ, मतलब बेटा इस ड्यूरेशन में हमारी पॉपुलेशन कभी बढ़ी भी है और घट भी गई है, क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। ओके, तो कभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ भी जाती थी, लेकिन कभी घट भी जाती थी 1921 से पहले। 1921 के बाद हमने कभी मुड़ के ही नहीं देखा। उसके बाद हम केवल बढ़े ही हैं। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन काउंट बढ़ते ही जा रहा है, और वी आर ऑलरेडी फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हम और किसी चीज में आगे हो ना हो, पॉपुलेशन में तो है। ओके, रिपीट करो, रिपीट रे, फटाफट बोलो। पहला क्या था? पहला सेंसस कब हुआ? 1881। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे बोला जाता है? 1921 को बोला जाता है। बताओ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 32 ईयर्स। अब कितनी है? 69। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था? 218 पर थाउजेंड। ओके, और 25 पर थाउजेंड। बर्थ रेट कितना था? 48 पर थाउजेंड। डेथ रेट कितना था? 40 पर थाउजेंड। कितना लिटरेसी रेट था? 16%। और फीमेल्स में और भी कितना? 7%। पॉवर्टी कम थी या ज्यादा? हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, ऊपर थी। ओके, what is known as the year of great divide? 1921 is known as the year of great divide। ठीक है, coming on to the next heading, that is occupational structure। अगर हम पढ़ते हैं कि हमारी पॉपुलेशन अलग अलग सेक्टर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, how the population is distributed across different sectors of the economy, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हाउ द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी थ्री सेक्टर्स। कौन से है वो तीन सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री, और टर्शरी यानी सर्विस। ठीक है, अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तुम ही बता दो यार, मैक्सिमम जनता क्या काम कर रही है? एग्रीकल्चर में लगी हुई थी मैक्सिमम पॉपुलेशन। अरे हाँ, मैक्सिमम जनता एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। सेकेंडरी और टर्शरी में हालांकि कुछ रीजन्स में शिफ्ट देखा गया था। देयर वाज अ शिफ्ट टू इंडस्ट्रीज इन फ्यू रीजन्स। ठीक है, इंडस्ट्री में यूं तो बहुत कम लोग थे, इट वाज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड पॉपुलेशन के लिए, लेकिन हमने एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ देखी। कुछ एरियाज में अभी भी प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा था। एग्रीकल्चर कौन कौन से एरियाज में डोमिनेट कर रहा था? इन द एरियाज लाइक, बेटा सेम नहीं पढ़ना है यार, पंजाब, उड़ीसा, इन सारे में डोमिनेट कर रहा था एग्रीकल्चर। तो उनका जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, वो है रिगार्डिंग शिफ्ट। कहाँ पे शिफ्ट हो रहा था फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी? केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बेटा वही सारे एरियाज जहाँ पे भी आज तुम ग्रोथ ज्यादा देखते हो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ ज्यादा है वो उसी जमाने से स्टार्ट हो गया था। ओके, लेकिन कुछ एरियाज जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा स्टिल वर एंगेज मेनली इन प्राइमरी सेक्टर। रिपीट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मेजॉरिटी जनता क्या कर रही थी? प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। इंडस्ट्री से बहुत कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। कुछ एरियाज में शिफ्ट हो रहे थे लोग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। कौन से? महाराष्ट्र। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी काफी अच्छा ही है। ओके, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें बेटा, मतलब मैं सार्काज्म में बोल रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, मतलब कुछ लोग मुझे सीरियसली देख रहे हैं, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। ओके, नाउ लिसन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चार मेन हेड्स कवर होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रेलवे। रेलवे कब आया? रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन आवर नेशन इन 18
50 कब introduce हुआ? In the year 1850। बताओ, रेलवे अगर पूछे जाए कि पहली रेलवे लाइन कब चली तो क्या लिखोगे? 1853 में चली। ओके, फिर क्या रेलवे हमारे भले के लिए आया था? बेटा हाँ किसने बोला? बेटा रेलवे हमारे लिए डेवलप नहीं हुआ तो रेलवे क्यों यूज हो रहा था? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए from- बेटा जो भी रॉ मटेरियल भेजा जाता था हमारे कंट्री से ब्रिटेन की तरफ, रॉ मटेरियल जो भी सेंड हो रहा था फ्रॉम ब्रिटेन, सॉरी इंडिया टू ब्रिटेन, बेसिकली वाज विद द हेल्प ऑफ रेलवे। और वो लोग जो गुड्स डंप करते थे हमारी कंट्री में, वो सारे पूरे इंडिया में फैलाने का काम भी कौन करता था? आज भी, मैंने तुमको पहले भी क्लैरिफाई किया है, मैं अभी भी कर रही हूँ, रेलवे मैक्सिमम टाइम फ्रेट कैरी करता है, पैसेंजर से ज्यादा लोड फ्रेट का रहता है, गुड्स का रहता है। Am I clear? तो पूरे इंडिया में उसको स्प्रेड करने का काम करता है रेलवे। ठीक है, तो उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसीलिए गवर्नमेंट ने आज तक रेलवे छोड़ा नहीं। ठीक है क्या? ओके, रेलवे का एक फायदा लेकिन हमको भी पहुंचा क्या? बेटा इट रिजल्टेड इनटू कल्चरल इंटीग्रेशन। हमारा देश एक कल्चर की तरफ बाइंड होने लग गया था क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग ट्रैवल करने लग गए थे अलग अलग जगहों पर। Am I clear? It resulted into what? Cultural integration. Okay. Second was development of road. हमारे यहाँ क्या ऑल वेदर रोड्स थी? आज भी नहीं है तो उस वक्त तो कैसे ही होंगी? ओके, ऑल वेदर रोड्स थी ही नहीं, यानी कि रेनी सीजन में ये रोड्स इतनी कच्ची हुआ करती थी कि रूरल एरिया से पूरी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी। ओके, देयर वर नो ऑल वेदर रोड्स। रोड्स थोड़ी जगह पे डेवलप हुई, क्यों डेवलप की? बेटा वो एक से दूसरी जगह पे मिलिट्री ट्रूप्स भेजना चाह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था, जिन जिन एरिया में उनको चाहिए थी रोड्स वहां पे वो डेवलप हो गई थी। Am I clear? थर्ड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ था क्या? हाँ, ई टेलीग्राफ की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, लेकिन ई टेलीग्राफ भी बहुत महंगा पड़ता था और ये मेनली ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए फिर से यूज कर रहे थे, आम जनता के लिए नहीं था। नेक्स्टली, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट नील था। कुछ एरियाज जैसे सूरत या बॉम्बे, ये सारे डेवलप हो रहे थे एज पोर्ट एरियाज इन द नेशन, जहाँ से गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, डेवलपमेंट ऑफ विच कैनाल? स्विस कैनाल कब डेवलप हुआ? 1869 में डेवलप हुआ। तो इसमें क्यों डेवलप किया? बिकॉज इट वॉज कैसा वाटरवे? एक नंबर में क्वेश्चन आ गया सीबीएसई में, कैसा वाटरवे था ये? इट वॉज अ डायरेक्ट वाटरवे बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। बोलने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, बस ऐसी बात है। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था? सबसे पहले जो अच्छी चीज ब्रिटिशर्स हमको एक्चुअली सिखा के गए वो था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, पूरी कंट्री को एक रूल के अंडर अगर लेके आना है, दैट इज पॉइंट नंबर 4 इन योर सीक्वेंस, वो हमको डेफिनेटली उनने सिखाया है। मॉनेटरी सिस्टम, दैट वाज द रेन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, थर्ड पॉइंट इन योर सीक्वेंस। ठीक है, मतलब पूरी कंट्री में एक ही तरह का मॉनेटरी सिस्टम चलेगा, दैट वाज आल्सो समथिंग दैट दे टॉट अस। अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग राजा आपस में झगड़ रहे हैं, वैसे सिस्टम की जगह पूरी कंट्री अंडर वन रूल एंड अंडर वन मॉनेटरी सिस्टम। ओके, उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो अपने को याद करने वाले पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या? कमर्शियल आउटलुक दिया फार्मर्स को, कैश क्रॉप्स उगाना सिखाया, फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स, देन मोर अपॉर्चुनिटीज किसमें? डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, रोड्स, ये सारी चीजें उन लोगों ने डेवलप करी। बेटा शायद इतना ड्यूरेशन मिलता तो हम लोग भी कर ही लेते, हमारे देश के लोग भी 200 साल में तो कर ही लेते। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारी बुक्स में कवर्ड है, जो तुमको राज तो तुमको लिखने पड़ेंगे, नहीं? लेकिन
ये सिर्फ स्कोर करने के लिए ही लिखने हैं। ओके, रिपीट करो वो पांचों पॉइंट्स, क्या है वो? बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मॉनेटरी सिस्टम सिखाया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देन फेमाइंस पे चेक, कमर्शियल आउटपुट किया फार्मर्स को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में बेटर अपॉर्चुनिटीज दी, पता नहीं कैसे, दैट इज व्हाट इज गिवन इन द बुक्स। ओके, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. लास्ट थिंग, इंडियन इकोनॉमी कैसी बन गई थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? सबसे पहली चीज, आर इकोनॉमी बिकेम अ कॉलोनियल इकोनॉमी। हम कॉलोनी किसकी बन गए थे? ब्रिटेन की। रूलिंग गवर्नमेंट वाज ब्रिटेन, ठीक है। सेकेंडली, मतलब ब्रिटेन डिसाइड करती थी हमारी कंट्री में क्या होगा। ही बिकेम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। बेटा फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जहां पे कैपिटलिस्ट है, सॉरी जमींदार है और लेबरर है। मतलब फार्मर और जमींदार वाला जो सिस्टम चल रहा था, जमींदार है और टिलर है, ऐसे बेटा क्या फार्मर है, तो एक जमींदार और फार्मर, ऐसी इकोनॉमी को बोला जाता है फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी। सेमी फ्यूडलिस्टिक क्यों बोला? क्योंकि एक और क्लास इमर्ज होने लग गई थी, कौन सी? कैपिटलिस्ट एंड लेबर। धीरे धीरे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज क्योंकि डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, तो लेबर क्लास भी डेवलप होने लग गया था और कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स भी आने लग गए थे। एंड दैट इज व्हाई आवर इकोनॉमी बिकेम अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। आवर इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। कैसे पता तुमको? क्योंकि पावर्टी बहुत ज्यादा थी, पावर्टी ज्यादा, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं, इलिटरेसी इन द कंट्री, ये सारी चीजें पॉइंट करती है टुवर्ड्स बैकवर्डनेस इन द कंट्री। बताओ, हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट मतलब जिसमें ज्यादा मूवमेंट देखा ही नहीं जाता। कैसे पता तुमको? नेशनल इनकम 2% के कम से और पर कैपिटा इनकम लेस देन 0.5% के रेट से बढ़ रही थी। फिर आर इकोनॉमी वाज एन एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसपे डिवाइड एंड रूल फॉलो किया गया है। हमारी कंट्री को सेपरेट किया गया था फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। एंड मैक्सिमम जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट विथ पाकिस्तान, ठीक है। दैट शोज कि हमारी कंट्री में डिवाइड एंड रूल फॉलो किया गया था। एंड डिप्लीटेड इकोनॉमी मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब मैंने तुम्हें बताया हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका मिला कि कुछ इंडस्ट्रीज खोली जाए, तो वो जो एसेट प्लांट एंड मशीन हम लोगों ने सेटअप किया, क्या उसको रिप्लेस करने का कोई भी प्रोविजन बनाया गया? नहीं। उनको भर भर के प्लांट एंड मशीन को यूज किया गया उस वक्त दूसरी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, वर्ल्ड लेवल की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन उसको रिप्लेसमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स नहीं लिए गए। जितने भी प्लांट एंड मशीन थे वो बहुत ही खराब हालत में हमको मिले थे। एंड दैट इज व्हाट इज अ डिप्लीटेड इकोनॉमी। एम आई क्लियर? पक्का?